अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब लोग। स्टार्ट करें। क्या पढ़ा था भाई? लामार्किज्म, विजमन। आज क्या पढ़ना है? ये पढ़े थे तो डार्विनिज्म पढ़नी है आज, कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन। अच्छा मुझे ये बताएं, लामार्क भाई के कॉन्सेप्ट से मुझे ये बताएं, क्या लामार्क का ये मतलब था, क्या लामार्क का ये मतलब था कि जो एवोल्यूशन होगी वो अपने विल और विश के मुताबिक होगी? हाँ या ना में जवाब दें। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? उसने ये बात तो नहीं की, मतलब यही था कि बॉडी बनाएंगे तो बॉडी बन जाएगी और ट्रांसफर होगी। कानों को और बनवाएंगे तो वो ट्रांसफर होंगे, हाथ कटवाएंगे तो बच्चा हाथ कटा हुआ पैदा होगा, नेक बड़ी कर जाएंगे तो डिसेंडेंट नेक बड़ी वाले पैदा होंगे, टांगें बड़ी हो जाएंगी तो, यानी अक्वायर्ड कैरेक्टर जो खुद अक्वायर करेगा और जो चाहेगा वो अक्वायर करेगा, वो इनहेरिट करेगा। नहीं भाई, ऐसा कहाँ है लामार्क भाई। उसने हाँ की, हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। विजमन ने कहा नहीं, विजमन ने इसको रिजेक्ट किया। तो ये भी एक ड्रॉबैक था कि अक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते, और वो कह रहा था अक्वायर्ड इनहेरिट होते हैं। ये उसका पांचवा ड्रॉबैक था, ऑब्जेक्टिव था। बिल्कुल गलत था। फिर लामार्क को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लामार्क की वजह से हम डार्विन को समझेंगे, लामार्क की वजह से हमें अक्वायर्ड कैरेक्टर का पता चला, लामार्क की वजह से एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस का पता चला। बहुत सी चीजें लामार्क से सीखी हैं। लामार्क की वजह से एवोल्यूशन का पता चला कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है। लामार्क से पता चला एवोल्यूशन लेडर टाइप होती है, बेस एंसेस्टर प्रोकैरियोट होते हैं। तो भाई उसके फायदे भी तो देखें, बुराइयां तो सारी नहीं देखनी उसकी, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे चलें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसने दिया था, तो भाई मेहरबानी इसकी, लामार्क भाई की मेहरबानी इसकी बड़ी बड़ी। बाकी जो है ना आगे हम देखते हैं। हाँ भाई, तो डार्विनिज्म, हाँ जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। करें, स्टार्ट करें डार्विनिज्म को। ओके। डार्विन नाम का साइंटिस्ट इंग्लैंड में पैदा हुआ। इंग्लैंड में पैदा होने के बाद इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री की जियोलॉजी के अंदर, सॉरी इथोलॉजी के अंदर, नेचर की स्टडी, नेचुरलिस्ट बना। ये क्या बना? 22 साल की उम्र में, यानी 1831 में ये बन गया नेचुरलिस्ट, गवर्नमेंट की तरफ से। थियोलॉजी, थियोलॉजी सॉरी थियोलॉजी, इथोलॉजी मैंने लिखा है भाई, थियोलॉजी। पहले जियोलॉजी कहा, फिर भी गलत लिखा, थियोलॉजी, नेचर की स्टडी, थियोलॉजी कहते हैं। और ये क्या बन गया? नेचुरलिस्ट।
और नेचुरलिस्ट बनने के बाद इसको एक बोट मिली, जिस बोट का नाम था HMS बीगल। इस HMS बीगल पे चढ़ के रवाना हो गया सैर करने, और इसने सैर किए, विजिट किए डिफरेंट आइलैंड्स के। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गालापागोस आइलैंड था, उसके बाद साउथ अमेरिका का आइलैंड था, उसके बाद यूरोप का आइलैंड था। साउथ अमेरिका के आइलैंड्स डिस्कस घूमे, और जो है यूरोप के आइलैंड इसने विजिट किए, गालापागोस आइलैंड विजिट किया, और भी बहुत किए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों, ये इसने विजिट किए। जब ये विजिट करने निकला तो इसने क्या देखा? अच्छा, नेचुरलिस्ट से एक बात सीखे मेरी, फिर इस विजिट पे आते हैं कि ये नेचुरलिस्ट है, किसकी स्टडी करेगा? नेचुरल सोर्सेज की, वाटर की, फूड की, फायर की। ठीक है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या स्टडी करना चाह रहा था? स्पेशली वाटर एंड फूड, और उससे भी स्पेशली वाटर फूड, सॉरी। अब ये समझ रहा था कि जहां पे फूड ज्यादा होगा वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जहां पे फूड कम होगा वहां पे डाइवर्सिटी कम होगी, यानी ऑर्गेनिज्म कम होंगे। सही है ना? तो इसका ख्याल ये था कि एक जगह पे एनिमल का होना या प्लांट का होना, ये भाई एनिमल का होना या प्लांट का होना, इसका मतलब है फूड है। भाई एक एनिमल जो है और प्लांट जो है वो क्या मुझे बताएं, क्या वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है फूड के? एनिमल और प्लांट फूड के रिसोर्सेज नहीं है क्या? रिसोर्सेज हैं, है ना? अच्छा, तो इसने क्या किया? ये कह रहा था कि जो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल जा रहे हैं माइग्रेशन करके, या प्लांट जा रहे हैं माइग्रेशन करके, समझो फूड जा रहा है। सही कहा इसने। और आप ही बता दें, क्या हम गंदम भेजें किसी मुल्क को दें तो ये ऑर्गेनिज्म गया ना, सीड गया ना, और ये फूड भी है। अगर हम बर्ड हमारे यहां से निकल जाएं, इमिग्रेट कर जाएं, इमिग्रेशन का मतलब है अंदर आना, एमिग्रेशन का मतलब है बाहर जाना। तो हमारे यहां से एमिग्रेट कर जाएं, बाहर जाएं, और अमेरिका के अंदर या ईरान के अंदर, सऊदी के अंदर वो बर्ड जाके पहुंचे, तो वो बर्ड गए मतलब फूड गया, बर्ड गए मतलब फूड गया। तो जहां पे ये फूड ज्यादा जाएगा, भाई फूड कैसे? ये बर्ड को कोई नहीं खाएगा क्या? बर्ड को कोई नहीं खाएगा, बताएं? हाँ, खाएगा। कौन खाता है? बताऊं मैं? प्लांट को हर्बीवोर को कार्निवोर को ओमनिवोर, सारों को डिकम्पोजर। हर एक एनिमल हो या प्लांट हो, वो किसी और का फूड है। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई तो आगे चलें। गुड, वेरी गुड बाबा। अब देखें, इसने विजिट किया गालापागोस को, साउथ अमेरिका को, यूरोप को। इसने देखा
इसने ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्वेशन पढ़ा रहा हूं मैं गालापागोस की। भाई जो एनिमल हैं यानी फाना हैं और जो प्लांट हैं यानी फ्लोरा हैं, वो गालापागोस के ऐसे हैं। कैसे हैं मैं बता रहा हूं। और साउथ अमेरिका के फाना यानी एनिमल एंड फ्लोरा यानी प्लांट, इन दोनों को कंपेयर किया तो इसने देखा गालापागोस और साउथ अमेरिका दोनों आइलैंड आपस में करीब है, क्लाइमेट इनका एक जैसा है, थोड़ी चेंजिंग है। तो इसके एनिमल और इसके एनिमल में भी चेंजिंग थोड़ी है, यानी इन दोनों के ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस है वो कम है। जब इसने आइलैंड विजिट किया यूरोप का, तो यहाँ के एनिमल और यहाँ के प्लांट इसने क्या देखा कि यहाँ के जो एनिमल्स हैं और प्लांट हैं वो बहुत सारे क्या हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट हैं। किससे भाई, किससे डिफरेंट हैं, किससे डिफरेंट हैं? इन दोनों आइलैंड से। इसका मतलब इसका जो क्लाइमेट है वो इन दोनों के क्लाइमेट से बहुत चेंज है, तभी ऑर्गेनिज्म भी चेंज है। ओके, वैसे तो तीनों के ऑर्गेनिज्म चेंज हैं, मगर इन दोनों के थोड़े बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, थोड़े चेंज हैं, इसके बहुत सारे चेंज हैं। तो इसने कहा भाई अभी मुझे काम करना है एवोल्यूशन पे कि ये चेंज क्यों होती है, ये चेंज क्यों होती है। आया नेचुरलिस्ट के तौर पे, स्टार्ट हो गया एज एवोल्यूशनिस्ट। इसके ख्याल में आया कि साउथ अमेरिका, मैंने क्या लिखा है, साउथ अमेरिका, क्या बुक में लिखा है कशिश बत्रा, फिर से सही लिखें। मैंने जो पढ़ा है मेरे ख्याल में सही, अभी तक सही जा रहा हूं, रट्टा पक्का है मेरा अभी तक, बाकी गलती हो जाती है, दोबारा लिखें तो। यूरोप के साउथ अमेरिका से डिफरेंट हैं, गालापागोस से भी डिफरेंट हैं, ये क्लियर है, ठीक है ना। ओके ओके, क्योंकि ये इन दोनों से इंटायरली चेंज है। अच्छा, अब मेरी बात सुने यार। इसने कहा मैं इतना पागल नहीं, मैं क्या करूंगा, इन तीनों आइलैंड्स पे एक ही चीज को देखूंगा, तीनों आइलैंड्स पर सारे एनिमल और प्लांट को नहीं स्टडी करूंगा। और वो एक चीज क्या होगी, वो होंगे फिंचेस, बर्ड्स, छोटे बर्ड हैं ये फिंचेस। ऐसे छोटे बर्ड हैं, इनकी स्टडी करना आसान, जैसे ना मेंडल ने काम सिलेक्ट किया पी प्लांट पर, आसान था इसलिए। और इसमें क्लियर डिफरेंस देखा डार्विन ने बड़ा दुख दिया था मेंडल को। जब डार्विन का टाइम चल रहा था, डार्विन ने बहुत सारे लोगों के काम पर काम किया, मगर मेंडल बेचारे का बहुत अच्छा काम था मेरे हवाले से, जितना मैं समझता हूं। मेंडल के काम को किसी ने सुना ही नहीं। मेंडल ने इस दौर में जेनेटिक्स की बात की जहां तक इनको जेनेटिक्स का पता ही नहीं। तो मेंडल ने जो जेनेटिक्स का काम किया, पता है सारी दुनिया इसके पीछे लगी हुई थी, डार्विन के पीछे। डार्विन की वाह चल रही थी, डार्विनिज्म, बड़ा साइंटिस्ट दुनिया का बड़ा। तो जब मेंडल अपनी बातें कर के मर गया, किसी ने नहीं सुनी। 19वीं सेंचुरी में 35 ईयर के बाद जब दोबारा दूसरे साइंटिस्ट आए रीमेंडलिज्म करवाने के लिए, उन्हें मेंडल के काम को पढ़ा, फिर बताया यार मेंडल सही था। फिर मेंडल को अपना टाइटल मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स। मरने के बाद मेंडल को ही पता नहीं कि मैं फादर ऑफ जेनेटिक्स हूं, ठीक है ना। तो ये वो साइंटिस्ट है जिसने मेंडल का बेड़ा गर्क कर दिया। डार्विन बहरहाल काम का है बंदा, अच्छा बंदा है बहुत। आगे इसके भी डिमेरिट्स देखेंगे, फिलहाल अब इसकी क्या करें, तारीफ, फिलहाल तारीफ किए जा रहे हैं, आ जाएं। तो इसने क्या देखना है, फिंचेस को। अब अगर सुने, यहां पे जो फूड हो गालापागोस पे सॉफ्ट हो, और
यहां पे थोड़ा थोड़ा हार्ड हो, मतलब यहां पे भी सॉफ्ट है। अच्छा, यहां पे मैं कह रहा हूं गालापागोस पे, अच्छा ऐसा लिख रहे हैं कोई बात बने, ये फर्जी चीजें हैं, एग्जैक्टली नहीं है कि फूड हार्ड था, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं। सपोज करें यहां पे फूड जो था वो हार्ड था गालापागोस पर, और यहां पर भी जो फूड था हार्ड था। यहां पे बहुत हार्ड था, यहां पे थोड़ा कम हार्ड था, और यहां का फूड जो है वो बहुत सॉफ्ट था। अब मुझे बताएं कौन सी फिंचेस आसानी से फूड खाएंगी? यूरोप की, यूरोप की सॉफ्ट फूड है, तो बीक किसकी सिंपल होती जाएगी? यूरोप वालों की। बीक से खाना खाएंगे ना, और बीक किसकी स्ट्रांग होती जाएगी? और उससे भी किसकी स्ट्रांग होती जाएगी? क्यों? अगर 1000 फिंचेस हैं, 2 की बीक हार्ड हो गई, 800 998 की बीक स्ट्रांग नहीं हुई, कौन से बचेंगे? 998 या 2 बच पाएंगे? 2, वो गए। मतलब समझ रहे हैं यहां पे? यही कॉन्सेप्ट है डार्विन का। डार्विन कह रहा है ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगी अगर उस चेंज को इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगा। इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज, नेचुरल चीजें उसको फेवर करेंगी। हाँ भाई ये एक अच्छी चीज है, बीक में चेंज आई, उसने चाहा नहीं कि बीक में चेंज आए, मगर बीक में ऐसे केमिकल सीक्रेट हुए, ऐसे म्यूटेशंस हुए कि बीक स्ट्रांग होती गई, केमिकल डिपॉजिट होते गए। फर्ज करें, समझ लें, तो बीक का स्ट्रांग होना और स्ट्रांग ना होना नुकसान हो गया, स्ट्रांग होना फायदा हो गया उन फिंचेस के लिए जहां पे फूड हार्ड फॉर्म में मिल रहा होता। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म में आई हुई चेंज ऑर्गेनिज्म को फेवर देती है या नुकसान देती है। अब मुझे बताएं कौन इवॉल्व करेगा, कौन आगे रहेगा, कौन आगे रिप्रोड्यूस करेगा ज्यादा, जिसमें चेंज आई या जिसमें चेंज नहीं आई? नहीं, ये बताएं जिसमें चेंज आई। अच्छा, 2 हैं, एक में चेंज आई जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, एक में चेंज आई उस चेंज को एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव चेंज किसको कहेंगे? इसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। सपोज कर लें ये एक प्लांट है, मैंने कल भी शायद बताया था, म्यूटेशन हो कर छोटा हो गया है, इतना सा हो गया है, हाइट कम हो गई है, रूट छोटी हो गई हैं, और ये इसी वैरायटी का प्लांट है जो कि बड़ा है बहुत, रूट भी बड़ी हैं। जब इनको ऐसी जगह पे ग्रो किया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए, फूड की कमी हो जाए, कौन ग्रो कर पाएगा? किसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा, 1 को या 2 को? 2 को। निमरता 2 को क्यों भाई? आंचल 2 को क्यों? बाकी सारे 1 कह रहे हैं, आप दोनों क्यों 1 को? क्योंकि ये थोड़े खाने में पूरा हो जाएगा इसका सिस्टम, एनवायरनमेंट में फूड है ही नहीं, तो इसको एनवायरनमेंट कैसे फेवर करेगा? यानी इसमें चेंज हुई है, ये बड़ा होता गया है, इसमें चेंज हुई है, ये छोटा होता गया है, ये हो गया है कमजोर। मगर इसको कमजोर ना समझें, इसको एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है, ये अब डोमिनेंट होगा, वो खत्म हो जाएगा। यानी इनको रहने के लिए डिसाइड किसने किया? एक तो आई इन दोनों में चेंज, उसमें अच्छी चेंज लग रही थी, इसमें खराब चेंज लग रही थी हमें, मगर जब एनवायरनमेंट में चेंज आई तो एनवायरनमेंट ने इस वाले को सपोर्ट किया, तो ये प्लस चेंज है, जो कि आपको दिखने में नेगेटिव चेंज नजर आ रही थी, मगर प्लस चेंज इसीलिए कह रहे हैं, पॉजिटिव चेंज इसीलिए कह रहे हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये फिट है, ये एनवायरनमेंट में रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा। ठीक है,
एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे एक स्पेशी है, मैं पूरे डार्विनिज्म का थीम बता रहा हूं, फिर मैं आऊंगा कुछ चीजों पे, सुनते जाएं। ये एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसकी स्पेशीज कुछ इधर आई, कुछ इधर आई, कुछ इधर आई। अब तीनों मेंबर एक जैसे हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, आइलैंड 1, आइलैंड 2, आइलैंड 3 पे चली गई। साइंटिस्ट का कहना है, साइंटिस्ट का कहना है कि जो दुनिया है ना, जो आइलैंड्स हैं, ये धरती सपोज करें ये एक साथ है, ये जो 7 कॉन्टिनेंट हैं पहले से ही 7 नहीं थे, एक ही था, ये टुकड़े टुकड़े अर्थ के जुदा हो गए हैं, इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 टुकड़े मिल भी लें, जैसा कि पाकिस्तान में एग्जांपल है आपका खेवड़ा माउंटेन, सुना होगा आपने, खेवड़ा केपीके में लोकेटेड है, केपीके में है शायद, हाँ केपीके में है। खेवड़ा माउंटेन क्या है, जब 2 अर्थ के टुकड़े आइलैंड आपस में टकरा गए, 2 अर्थ के आपस में टकरा गए। खेवड़ा पंजाब में है, पंजाब में है माजिद, अच्छा पंजाब में होगा, मुझे सही याद नहीं, हाँ पंजाब में है, सही है, आप सही कह रहे हैं, मुझे याद नहीं था भाई। तो ये जो खेवड़ा है, ये जो अर्थ के टुकड़े हैं, जब आपस में टकरा जाएंगे तो कितनी मिट्टी उठेगी, तो ये जबल बन गया, माउंटेन बन गया, और इसमें साल्ट हैं क्योंकि समंदर था बीच में। तो ऐसे अर्थ के टुकड़े मिल भी सकते हैं, और अर्थ के टुकड़े 1 से 2 भी हो सकते हैं। अगर अर्थ के टुकड़े 2 हो गए और ये दूर चला गया, ये दूर चला गया, यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट और, अब इन दोनों टुकड़ों में यहाँ पे जो कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहे थे, कुछ यहाँ पे, जब ये टुकड़ा इधर चला आया, कुछ इधर रह गए, ये इधर चला गया, कुछ इधर रह गए। अब न ये इधर आ पा रहे हैं और न ये इधर आ पा रहे हैं। अब मुझे बताएं, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, इनको कहेंगे ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते आपस में। जो यहां पे थे वो आपस में करेंगे, जो यहां पे हैं वो आपस में करेंगे, ये वाले इनके साथ, ये वाले उनके साथ नहीं करेंगे। यानी यहां से एमिग्रेशन और यहां पे एमिग्रेशन नहीं होगी, यहां से एमिग्रेशन और यहां पे एमिग्रेशन नहीं होगी, यहां से निकलेंगे नहीं, यहां से जाएंगे नहीं। इन दोनों के बीच में एक बड़ा बैरियर है, पानी है। मुझे बताएं, अगर ये जुदा रहे 1000 साल, 100,000 साल, मिलियंस ईयर, तो क्या पैदा करेंगे? ये क्या पैदा करेंगे? ये अपने डिसेंडेंट पैदा करेंगे, ये अपने डिसेंडेंट पैदा करेंगे, और ये अपने डिसेंडेंट पैदा करेंगे। हर कोई अपने डिसेंडेंट पैदा करेगा। अब क्या ये डिसेंडेंट अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे? बताएं, बायो पढ़े हुए हैं आप? हाँ, क्यों? हाँ, क्यों पेरेंट के जैसे होंगे? भाई बाप जैसे बच्चे नहीं होते, फिर बच्चे के बच्चे बाप जैसे नहीं होते, उसके बच्चे बाप जैसे नहीं होते, चेंज आती जाती है। तो आप कहेंगे सर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज होते जाएंगे। मैं मान रहा हूं वैसे ही होंगे थोड़े बहुत, मगर बहुत सारी चेंजेस आ गई होंगी। जैसे ये सालों गुजर गए, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो ऑर्गेनिज्म भी चेंज। तो डिसेंडेंट ऑफ स्प्रिंग अपने फादर से, अपने एंसेस्टर से चेंज, यहां पे भी चेंज, यहां पे भी चेंज। अब मुझे बताएं, क्या ये आपस में सिमिलर होंगे? क्या ये आपस में सिमिलर होंगे? क्या ये तीनों डिसेंडेंट? नहीं।
यहाँ पे क्यों नहीं, वहां पे तो आपने गलत जवाब दिया, यहाँ पे क्यों नहीं? हाँ नहीं होंगे एक जैसे, पर क्यों? क्योंकि सर आप कहेंगे ये एक और एनवायरमेंट है, ये एक और एनवायरमेंट है, और ये एक और एनवायरमेंट है। इनका एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज है, रिसोर्सेज चेंज है, फूड के अकॉर्डिंग हर कोई इवॉल्व करेगा अपने आप को। जो इनमें चेंजेस आएंगी वो लाजमी है उनमें आए, जो इनमें आएंगी वो लाजमी है उनमें भी आए। फोन तो नहीं करेंगे हम म्यूटेशन इधर करवा रहे हैं आप भी इधर करवा लें भाई, हाँ हमें यूवी रेडिएशन म्यूटेट कर रहे हैं आप यूवी रेडिएशन को कह लें आ जाएं। तो लाइट की इंटेंसिटी सारे फैक्टर चेंज हैं, तो साथ इवॉल्व एक जैसा नहीं करेंगे, इवॉल्व करेंगे एक जैसा नहीं। अब अगर इनको आपस में मिलाया जाए, देखा जाए, अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है इन दोनों के बीच बड़ी चेंज आ गई है, बड़ी चेंज आ गई है। और अगर इन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाया जाए, ये भी रिप्रोड्यूस ना कर पाए, ये भी रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो आप कहेंगे ये एक न्यू स्पेशी बन गई, ये एक न्यू स्पेशी बन गई, ये एक न्यू स्पेशी बन गई। मगर इनका बाप दादा देखें तो एक ही था, एक ही इन्वायरमेंट में था, एक ही थे। डिस्ट्रीब्यूट हो गए, माहौल चेंज हो गया, जुदा जुदा ग्रो किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ गई, नई स्पेशी बन गई, ओरिजिन ऑफ स्पेशी कहते हैं इसको। ये सारा डार्विन का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने हवाल प्रोग्राम में आपको बताया है। अभी ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है डार्विन का, और जो हवाल थे वो कुछ हवाला बाकी रहते हैं, वो मैं करूंगा रट्टे वाले। अच्छा अभी एक और स्लाइड पे चलते हैं। देखें भाई, अब डार्विन ने 1830 से काम स्टार्ट किया था लिखना अपनी थ्योरी को। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे हम, ओरिजिन ऑफ स्पेशी बुक का नाम है, उसमें यह थ्योरी लिखी गई है। 1830 में इसने लिखना क्या किया, स्टार्ट किया। 1842 42 में इसने 35 पेज का एक स्केच लिखा, यानी छोटा सा ऐसे लिखा, 35 पेजेस पे लिखा। ये 1830 के बाद घुमा था ना 31 से, HMS बीगल पे गया था, तो ये घूमता रहा, लिखता रहा था, और इसने 35 पेजेस के ऊपर सारा जो काम किया, फिर उसको एक स्केच के फॉर्म में प्रॉपर, वो रफ था, अब इसको फेयर करके 35 पेजेस पे लिख लिया। फिर 2 साल बाद 1844 में इसने 230 पेजेस का एक बड़ा ऐसे लिख डाला एवोल्यूशन पर, कि स्पेशी कैसे इवॉल्व करती हैं। अब ये इसने जो काम किया है ना, ये इसने काम किया है, और ये काम इसने पब्लिश नहीं किया, ये काम इसने भेजा अपने फ्रेंड्स को। उसमें से एक इसका फ्रेंड है जिसका नाम है वॉलेस। वॉलेस ने जो डार्विन का काम देखा, क्या काम था डार्विन का, ओरिजिन ऑफ स्पेशी कैसे बनती हैं, इवॉल्व कैसे होती हैं, इसके ऊपर। तो ये शॉक हो गया, इसने कहा अरे भाई मेरा ही काम, इसने भी यही काम किया था, डार्विन ने भी, वॉलेस ने भी यही काम किया था। रिपीट, 230 पेजेस पे ऐसे लिखा कि स्पेशी कैसे इवॉल्व होती हैं, वो पब्लिश नहीं करवाया, फ्रेंड से शेयर किया। तो फ्रेंड का एक का नाम था वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस ने
पहले से ही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे काम किया था, मगर इसने देखा, सुने मेरी बात, वेलेस ने अपना भी काम देखा और डार्विन का काम भी देखा। तो डार्विन का काम देखने के बाद वेलेस ने डार्विन को किया मोटिवेट कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, आप इस काम को आगे लेके जाएं, ये ऐसा करें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा, कुछ सजेशंस दी इसने, वालेस ने सजेशन दी। किसको? डार्विन को। वाह भाई वाह, आपका तो काम स्ट्रांग है भाई। तो वालेस ने उसको मोटिवेट किया, उसको अपना भी काम दिया। फिर जब डार्विन ने वालेस का काम पढ़ा, तो डार्विन ने बड़ी ऑनर दी वालेस के काम को कि भाई असल हकदार तो आप हैं इस थ्योरी के पब्लिश होने के लिए, मेरा तो कुछ भी नहीं। यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मगर वालेस ने मोटिवेट किया और कहा ये आप काम कर लें कंप्लीट। और ये काम कंप्लीट किया किसने कंप्लीट किया? डार्विन ने 1859 में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, जो कि हम पढ़ेंगे। एक बात सुने, डार्विन ने एक सपोर्ट ली किससे? लॉयल नाम का एक साइंटिस्ट था और हटन नाम का भी एक साइंटिस्ट था। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, ये भाई आपके कौन थे? ये जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट मतलब अर्थ की स्टडी करने वाले। ये जियोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि सॉइल कैसे बनी है अर्थ से। अर्थ तो पत्थर था ना, पत्थर पे पानी खड़ा हुआ, केमिकल डिपॉजिट हुए, उस केमिकल ने पत्थरों को पिघला, पत्थर पिघल गए, एनिमल प्लांट ये वो आ गए, तो पत्थरों से सॉइल बनी है। इसको कहते हैं पेडोजीनेसिस, सॉइल का बनना। तो अर्थ से सॉइल का बनना, फिर जो आपके पहाड़ हैं बड़े, उनका बनना, उनका टूटना, उनका हिल्स में कन्वर्ट होना, छोटा होना, और ड्यून्स में कन्वर्ट होना और छोटा होना, प्लेन्स का बन जाना, रिवर्स का बन जाना, ये चश्मों का बन जाना, इन सब का बन जाना इन्होंने बताया। यानी इनकी जो थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटेशन या थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म, ठीक है ना। इनकी थ्योरी जो थी ये ऑल अबाउट थी किसके? के अर्थ इवॉल्व हुई है, अर्थ पे सॉइल इवॉल्व हुई है, और इन्होंने कहा आप जितना मान रहे हैं उससे भी पुरानी है अर्थ। और इनका मानना था, अब डार्विन को क्या इनसे मिला, सीखा क्या डार्विन ने कहा अच्छा ये कह रहे हैं, इनका काम पढ़ा डार्विन ने, ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो बनी है, इवॉल्व हुई है, तो ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व हुए हैं, अर्थ का रोल होगा, और अर्थ में फैक्टर्स होंगे, सॉइल में मिनरल्स, वाटर, टेम्परेचर, साल्ट, एसिडिटी, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं, असर करेंगी, ये एनवायरनमेंट के सोर्सेज काम करेंगी। यानी इसने ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूट होना, कहाँ पे ज्यादा ग्रो करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कौन सा एरिया बेस्ड रहेगा, कौन से फैक्टर ज्यादा, ये चीजें सीखी, फैक्टर वाला एरिया सीखा यहां से डार्विन ने। फिर डार्विन ने काम पढ़ा थॉमस का,
थॉमस का, थॉमस आर माल्थस। माल्थस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। माल्थस एक इकोनॉमिस्ट था। कौन था? इकोनॉमिस्ट था माल्थस। इसने क्या बताया, जो इकोनॉमी है, मईशत है, उस पे इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। कैसे? इसने तो बहुत सारी बातें की जो मेंडल डार्विन के काम की थी, वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा भाई देखें, जो पॉपुलेशन ग्रो करती है वो करती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल का मतलब है डबल पे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 से 64 ऐसे। और इन्होंने कहा जो पॉपुलेशन खाती हैं, यूज करती हैं फूड, जहां पे पैसे की बात है, फूड ग्रो कर रहा है। कौन सी ग्रोथ? अरिथमेटिकली। फूड ग्रो कर रहा है अरिथमेटिकली। फूड अरिथमेटिकली ग्रो कर रहा है और पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली। अरिथमेटिकली का मतलब है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब स्लो। ये क्या हो गया? स्लो। और ये कैसी ग्रोथ हो गई? फास्ट। तो भाई जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे, और ये 4, 4 से 5 से 6 से 7। तो जब एनिमल इतने ज्यादा 64,000 होंगे और ये 707, तो जब एनिमल या प्लांट ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करेंगे और उनका फूड कम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सीखने की बात है। उसने कहा फिर एक वक्त आएगा जहां पे स्टार्ट होगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन आ जाएगा। फिर इन 64 में से वो इस फूड को यूज करके ग्रो करेंगे जिनमें ज्यादा कैपेसिटी हो फूड लेने की, या डिफिसिट फूड में रहने के काबिल हों, और वो हार जाएंगे जो फूड को यानी एनवायरनमेंट को, रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल ना कर सकें। तो वो मर जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे, वो रहेंगे। अच्छा, जो थोड़े बचेंगे वो थोड़े होंगे। वो जो थोड़े बचे, सपोज करें ये 1000 एनिमल हैं। इन 1000 एनिमल में से 2 सही फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं और 998 सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन बचेंगे यहां पे बताएं? 2 या 998? 2। तो बाकी गए काम से। चलो, तो ये 2 कैसे ग्रो करेंगे? अब खुल के जी लेंगे, ये खुल के जी लेंगे, ये बेस्ट ग्रोथ करेंगे। अब इससे क्या सीखा डार्विन ने भाई? अब देखेंगे आगे कि इसमें से डार्विन ने सीखा कि जो फूड का बढ़ना है और एनिमल का बढ़ना है, फूड कम बढ़ता है और एनिमल ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है सर्वाइवल की। फिर सर्वाइव करना बहुत पड़ जाता है मुश्किल। चले नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं डार्विन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को। अब ये सारी चीजें आगे रखकर डार्विन ने एक थ्योरी पेश की जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ
नेचुरल सिलेक्शन, theory ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लास्ट पॉइंट रिपीट हो जाएगा, कशिश बत्रा। इस थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हम मैंने समझा दिया है कि जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। अच्छा मैं पूछ लेता हूं अभी फिर, एक ऑर्गेनिज्म है उसमें आई है चेंज, क्या आई है? चेंज। दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें भी आई है चेंज, तीसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें नहीं आई चेंज। आप कहेंगे सर ये तो नहीं चलेगा। चलो भाई ये नहीं चला, इसको एनवायरनमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर का एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है और जो वही रहेगा वो टिक नहीं पाएगा। ठीक है ना? अगर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल हो और प्लांट हो तो वो इवॉल्व करेंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, उनमें चेंज आएगी नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चेंज लाने के लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये वो होती है। ठीक है ना भाई? अच्छा उसके बाद अगर दूसरा वाला चेंज लेके आ रहा है अपने आप में, मगर ये जो चेंज है इसको एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता। ये चेंज ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट में रहने के काबिल नहीं है, इसको भी सपोर्ट नहीं करेगा एनवायरनमेंट। ओके, अगर ये चेंज ऐसी आई है कि एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हो गया है ये एनिमल या प्लांट, यानी इस चेंज को एनवायरनमेंट ने क्या किया? सपोर्ट। बियर पढ़ंदा छा? ठीक है, इस चेंज को एनवायरनमेंट ने क्या किया? सपोर्ट। तो जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा वो जो चेंज होगी, वो काम की चेंज होगी, उसको पॉजिटिव चेंज कहेंगे और वो इवोल्यूशन में हिस्सा लेगी। यहां तक क्लियर? अच्छा तर कुछ समझना हुआ? अच्छा देखें अभी कितनी पॉइंट्स हैं? दो। स्टेरी की लमार्क की पॉइंट भी दो थी। एक पॉइंट है इसकी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी जो डिसेंडेंट होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, प्रोजेनी होंगे, यंगस्टर्स होंगे, वो पैदा होंगे, उनमें चेंज होगी अपने पेरेंट से। एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी, ऐसे हजारों जनरेशन गुजरने के बाद आप मुझे बताएं चेंज ज्यादा हो गई या कम? भाई एक जनरेशन में कुछ चेंज, दूसरी में चेंज, तीसरी में चेंज, बाप से बच्चे चेंज, बच्चों से उसके बच्चे चेंज, उसके बच्चों से उसके बच्चे चेंज। तो ये चेंज अगर इन सारी जनरेशन की चेंज को मिला लें तो ये बड़ी चेंज होगी। मतलब जो डिसेंट मॉडिफिकेशन के साथ पैदा हो रहे हैं वो किस में रोल प्ले करेंगे? एवोल्यूशन में। यहां तक क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट भाई। अच्छा यहां पे डार्विन ने लामार्क जैसी बात कही। क्या बात कही लामार्क ने डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में? समझे, इसने कहा कि जो एंसेस्टर्स होते हैं वो रूट होती हैं। वो क्या होती हैं? रूट। जैसे प्लांट की रूट है। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की रूट कौन है? बताएं, आप बताएं। प्रोकैरियोट। और इनसे बने हैं क्या? यूकैरियोट, जिनको आप प्रोटिस्टा कह रहे हैं। और उन प्रोटिस्टा से बनी है क्या? फंजाई, एनिमल, प्लांट। और इस फंजाई से हायर फंजाई, उससे हायर, उससे हायर। प्लांट से, प्लांट पहले प्लांट कौन से थे? ब्रायोफाइट, उनसे टेरिडोफाइट से जमनो से एंजियो। एनिमल पहले पोरीफेरा थे, उनसे बढ़ते गए, आखिरी जो है मैमल्स हैं, ह्यूमन है। तो जो लास्ट वाले एनिमल हैं मैमल्स,
जो लास्ट वाले प्लांट है एंजियोस्पर्म, जो लास्ट वाली फंजाई है यानी हायर फंजाई, हायर प्लांट एंड हायर एनिमल, ये ट्री की ट्विग्स हैं, आखिरी चोटी है। यानी जो डिसेंडेंट हैं वो ट्विग्स हैं, ट्री की चोटी है ट्री की, और जो प्रोकैरियोट हैं वो ट्री का रूट है। ठीक है, तो एवोल्यूशन ट्री टाइप है। ये यहां से सिखाया हमने, किसने हमें सिखाया? डार्विन भाई ने। चलो डार्विन का आगे कॉन्सेप्ट, सेकंड पॉइंट डार्विन की, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, क्लियर। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है इसका भाई, और जो कॉन्सेप्ट है इसका वो कौन सा है? और है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन। अब मुझे बताएं नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या? समझा लिया है मैंने आपको। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ऑर्गेनिज्म में चेंज आए और उस चेंज को एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है मतलब नेचुरल रिसोर्सेज इसके लिए अवेलेबल कर रहा है, मतलब नेचर इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब ये फिट है वहां पे सरवाइव करने के लिए। मतलब नेचुरल सिलेक्शन के लिए चेंज का होना इज कंपलसरी। आ जाए भाई, यहां पे 4 पॉइंट्स आपने सीखनी है। कौन सी? नंबर 1, जिसको नेचर सपोर्ट करेगी, जो थोड़े बचेंगे, देखें आप पिछली स्लाइड में जो थोड़े बचे थे जिनको नेचर ने क्या किया था? सिलेक्ट किया था, ये तो गए सारे, मर गए, उड़ गए। जिनको नेचर ने सपोर्ट किया था, मुझे बताएं वो रिप्रोड्यूस कैसा करेंगे? ओवर प्रोडक्शन करेंगे या नॉर्मल प्रोडक्शन करेंगे या लो प्रोडक्शन करेंगे? हाँ भाई, क्या ख्याल है? वेरी गुड, ओवर प्रोडक्शन करेंगे। क्यों? सारा कुछ एनवायरनमेंट का इनके लिए है। तो जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो रिप्रोडक्शन का रेट तेज होगा, जनरेशन बहुत देंगी, रिप्रोड्यूस फास्ट करेंगे, बाकी जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनसे ये तगड़े होंगे रिप्रोड्यूस करने में। तो मतलब एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी से छठी, बहुत सारी जनरेशन जल्दी में देते जाएंगे। अच्छा, जितना फास्ट रिप्रोड्यूस करेंगे उतनी बहुत सारी जनरेशन, तो मुझे बताएं वेरिएशन कितनी? थोड़ी, नॉर्मल या बहुत सारी वेरिएशन। क्यों? एक जनरेशन के बाद थोड़ी चेंज, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी, फिर थोड़ी। तो बाकी जो एनवायरनमेंट है में ऑर्गेनिज्म है, जिनको एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा या कम सपोर्ट कर रहा है, तो उनसे ये ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इनका नंबर बढ़ जाएगा। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फूड की क्वांटिटी से बढ़ जाएं, फूड इतना नहीं मगर ये रिप्रोड्यूस। फूड ने क्या सपोर्ट किया? एनवायरनमेंट ने थोड़ा कहा भाई आपको मैं सपोर्ट करता हूं, इन्होंने ज्यादा रिप्रोड्यूस करना शुरू किया। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वही प्रॉब्लम आ गया। कौन सा प्रॉब्लम आ गया? वो यही प्रॉब्लम आ गया, ये वाला। ऑर्गेनिज्म बढ़ गए, फूड कम हो गया ओवर प्रोडक्शन से। तो जब ये प्रॉब्लम आएगा तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे आप? तो एक कंडीशन आ जाएगी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, रहने के लिए कोशिश, यानी कंपटीशन। अब आप समझ गए होंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा, स्ट्रगल करेंगे, वो कहेंगे मैं जिंदा रहूंगा, मुझे ज्यादा लेना है एनवायरनमेंट से, मुझे ज्यादा लेना है। मगर एनवायरनमेंट किसको फेवर कर रहा है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तगड़े पे नहीं है
कि जो डोमिनेंट लग रहा है वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, जिसको एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा वो तगड़ा हो जाएगा, वो ओवर प्रोडक्शन करेगा। तो भाई जब ये फिर बढ़ गए हैं, इनका नंबर फिर बढ़ गया है, तो फिर ओवर प्रोडक्शन की रिजल्ट में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी, कंपटीशन होगी। वही बचेंगे जो रहने के लायक होंगे। इसे हम कहेंगे वो क्या हो गए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होंगे इस माहौल में, जिनमें जो चेंज आई होगी वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सही होगी, इस चेंज को एनवायरनमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये इनका हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और जो जिनमें चेंज फेवरेबल नहीं थी वो उड़ गए, वो कंपटीशन हार गए, वो स्ट्रगल हार गए, वो इवॉल्व नहीं करेंगे, उनका वजूद खत्म। अच्छा, कभी कभी यहां पे लिखा होता है चौथे स्टेप को इवोल्यूशन, सही है। यही जो बचे वही इवॉल्व करेंगे ना, जो बचे वो फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर वेरिएशन आएगी, फिर स्ट्रगल उनमें से, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो इस स्टेप को आप अडाप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। अडाप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। अडाप्टेशन का मतलब क्या है, मतलब एक चेंज आई, हाँ पिक्स भेजूंगा, एक चेंज आई, वो चेंज एनवायरनमेंट ने उसको सपोर्ट किया, एक कैरेक्टर अडॉप्ट कर लिया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। एक चेंज को जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा तो ये इवोल्यूशन नहीं है, ये अडॉप्टेशन है। दूसरी चेंज को जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा ये दूसरी अडॉप्टेशन है, इवोल्यूशन नहीं है। तीसरी चेंज को जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा ये तीसरी अडॉप्टेशन है। मतलब चेंज आए, उस चेंज को जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करे तो हमने कहा अडॉप्ट कर लिया भाई, चेंज काम की थी भाई। अगर चेंज आए और एनवायरनमेंट सपोर्ट ना करे तो इसे अडॉप्टेशन कहेंगे नहीं। तो अडॉप्टेशन होगी तो लीड्स टू द एवोल्यूशन। अडॉप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वही सर्वाइवल के लिए फिट रहेगा जो जिसको नेचर सिलेक्ट करेगी। ये वही कॉन्सेप्ट था डार्विन का। अब एक बात सुनिए, अगर मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछूं, कौन सा सवाल मेरा ये है, सुने भाई, डार्विन ने कोई गलती नहीं की, डार्विन ने कोई गलती नहीं की अपने दौर के हिसाब से। मगर मैं कहता हूं, बुक भी कहता है, आप भी कहेंगे, एक इसका ड्रॉबैक है। कौन सा? वो सर ये ड्रॉबैक है इसका कि इसने ये तो नहीं बताया कि ये चेंज क्यों आएगी, इसका बेसिस क्या है। कोई जीन का नाम लिया इसने, सर क्रोमोसोम का ही पता नहीं था इस दौर में, तो जीन की बात कौन करेगा। हाँ, नाम नहीं लिया मगर चेंज का नाम लिया है। चेंज के पीछे जीन का राज क्या है वो बात नहीं की। तो भाई मॉडर्न साइंटिस्ट आ गए, कौन से? जेनेटिक्स वाले। उन्होंने तो जीन की बात की ना, उन्होंने जीन्स की समझाया ना। तो जीन्स में ये म्यूटेशन चेंज, मैंने कहा था ना, म्यूटेशन होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, इंडिपेंडेंट असॉर्ट, ये डार्विन ने नहीं कहे थे, ये मैं कह रहा था अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए। ये जो ऑल चेंजेस हैं इनके पीछे राज क्या है, जीन्स का क्या रोल है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये जब जेनेटिक्स वाले साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया। फिर इन्होंने क्या कहा, यार डार्विन ने बात सही की थी मगर रीजन नहीं बताया था, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं था इसका चेंज का। जैसे मैं कहूं ये कितने हैं, आप गिने नहीं, साइज एक की देखकर, टोटल की लेंथ देकर आप अंदाजा लगा लें, गिनने का टाइम नहीं। आप कहेंगे सर 10 हैं, 8 हैं,
और मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ यार आपने तो सही बताया। तो मैंने प्रैक्टिकल किया और आपने अज्यूम किया, प्रिडिक्ट किया, हाइपोथेसिस किया कि ऐसा हुआ होगा, इतनी लेंथ है तो ये हुआ होगा। तो डार्विन ने ऐसी बात की है कि ये चेंज आई, फेवरेबल चेंज है, अनफेवरेबल चेंज है। हम पढ़ेंगे ना कंटिन्यूअस चेंज, डिसकंटिन्यूअस चेंज, जर्मिनल चेंज। ये बात, जीन की बात डार्विन ने नहीं की, मगर जेनेटिक्स वालों ने की। फिर कहा भाई बात डार्विन की सही है, ये 8 ही हैं, मगर लगाया उसने धुक्का है। ये इन्होंने प्रूफ दिया कि हाँ डार्विन सही है, चेंज आ रही है, मगर ये तरीके हैं चेंज के। डार्विन ने तरीके नहीं बताए थे, रीजन नहीं बताए थे। और टेक्सोनोमिस्ट आए, उन्होंने बताया डार्विन कह रहा था सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी ये वो इधर उधर। हाँ भाई डार्विन सही कर रहा था, मगर उसके पीछे रीजंस ये हैं। ये फैक्टर लाइट ऐसे इफेक्ट करती है, ऐसे म्यूटेशन करती है, सॉइल ऐसे इफेक्ट करती है, टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट करता है, ये चीज ऐसे इफेक्ट करती है, फिर चेंज आती है, फिर चेंज आती है। और ये सारे मिलाकर जो टेक्सोनोमिस्ट टेक्सोनोमिस्ट बात करेंगे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की। ये जो फैक्टर्स की बात करेंगे वो कौन करेंगे? इकोलॉजिस्ट। कि ये फैक्टर ऐसे कंट्रोल करेगा, ऐसे अफेक्ट करेगा, इसका फैक्टर ये है, इसका अफेक्ट ये है। टेक्सोनोमिस्ट कहेंगे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पर ये सिमिलरिटी, बहुत सारी आज तो एडवांस टेक्सोनॉमी है ना, तो इन तीनों के कंसेप्ट आप देख लेंगे तो आप कहेंगे भाई डार्विन सही था, मगर उसमें ये चीज भी कर दें एड कि डार्विन वाली चेंज के पीछे रीजन क्या था। ये किसने बताया, डार्विन ने या जेनेटिक्स वालों ने? कल वाले क्वेश्चन, हाँ ये आंसर देंगे, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट ने बताया। और सही तरह से डिफरेंशिएट करने का काम टेक्सोनोमिस्ट ने बताया, और फैक्टर के सही इफेक्ट करने का काम इकोलॉजिस्ट ने बताया। मगर इनके कॉन्सेप्ट और डार्विन की कही गई बात, इनके प्रैक्टिकल्स और डार्विन की कही गई बात सेम। तो आप डार्विन को झुटला तो नहीं सकते ना, ऐसा कह सकते हैं ये आप गिने ही नहीं, आपने कहा 8 और मैंने गिन के देखे 8 निकले, तो मैं आपको कहूंगा आप गलत हैं। प्रैक्टिकल तो आपके पास नहीं था, मगर आपका जवाब सही था। तो डार्विन की बात सही थी, उसके पीछे बातें बहुत छुपी हुई थी, वो डार्विन ने नहीं कही थी, जो आज के जेनेटिक्स, टेक्सोनॉमी और इकोलॉजी वाले साइंटिस्ट ने की है और बताया है भाई डार्विन सही था। उसके पीछे रीजंस ये हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें इन तीनों ब्रांचेस या कोई मॉडर्न ब्रांचेस का कंट्रीब्यूशन आप डार्विन को दे दें, तो उसे आप कहेंगे नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म, ये आपका नियो डार्विनिज्म है। अब मुझे ये बताएं, एक स्टेटमेंट, किसी बच्चे ने सवाल पूछा है, एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि पहले एनवायरनमेंट था रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में लाइफ इवॉल्व हुई, अब एनवायरनमेंट हो गया है ऑक्सीडाइजिंग, अब नॉन लिविंग से लिविंग कोई भी नहीं बन सकता क्योंकि एनवायरनमेंट है ऑक्सीडाइजिंग। क्या ये बात सही है या गलत है? सही, बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था तो कुछ बनने के चांस थे। अब माहौल है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीडाइजिंग, तोड़ने फोड़ने वाला। तो अब किसी डेड चीज से कोई लाइफ बनने वाली नहीं है। अब एंसेस्टर वही हैं, उनमें से ही इवॉल्व होगी लाइफ। एंसेस्टर वही है, बैक्टीरिया, कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, ये बायोजेनेसिस से रिलेटेड लास्ट पॉइंट लिखी हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में। आज के लिए इतना काफी है। कल हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे। डार्विन में हमने क्या पढ़ा, डार्विन कौन था, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, कहाँ पे विजिट किए, दोस्तों के कौन से बुक्स पढ़े, क्या सपोर्ट मिली, फिर उसने कैसे आइडिया जनरेट किया, कैसे डिफरेंशिएट किया, और कैसे उसने
एंसिस्टर देखकर पता लगाया कि इनके कॉमन एंसिस्टर होंगे, और वो बात मैंने बताई फॉसिल्स वाली कि फॉसिल्स देखें तो उनमें सिमिलरिटी थी, नहीं बताई। अच्छा सुने 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 सुने, कैसे मैं भूल गया, पीछे चलें। गालापागोस के फिंचेस चेंज, साउथ अमेरिका के चेंज, यूरोप के बहुत सारे चेंज। जब इन तीनों के इसने फॉसिल्स देखे ना, फॉसिल्स देखे तो इन तीनों के फॉसिल्स में सिमिलरिटी थी। यहां पे परेशान, ये मैंने बात बताई थी ना, ये वाली, इन डिसेंडेंट के जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। तो यहां से समझा, जब फॉसिल देखे तो गालापागोस में, साउथ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर जो फिंचेस के फॉसिल थे वो सिमिलर थे। यहां पे डार्विन ने कहा अच्छा ये फिंचेस एक ही कॉमन फिंचेस से इवॉल्व हुए हैं, डिफरेंट आइलैंड पे आकर इवॉल्व हुए हैं, ये सही है ना। और क्या, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब है, इंट्रा मतलब एक स्पेशी के मेंबर के बीच कंपटीशन हो, इंटर मतलब डिफरेंट एनिमल के बीच या प्लांट के बीच कंपटीशन हो। मैं सवाल पूछूं, सुने, ईद के बाद टेस्ट होगी, सवाल सुने मेरा। एक बड़ा ट्री है, एक छोटा ट्री है। बड़ा ट्री सन को पहुंचने ही नहीं दे रहा छोटे ट्री के, छोटे ग्रास के ऊपर, छोटे प्लांट के ऊपर। तो कंपटीशन में कौन जीत जाएगा लाइट लेने के लिए? बड़ा। तो बड़े और छोटे के बीच कौन सा कंपटीशन है, बताएं। एक ट्री है, एक ग्रास है, डिफरेंट प्लांट है, इंटर स्पेसिफिक हो गया। प्लांट है तो क्या एक ही स्पेशी है क्या भाई? एक मैंगो का बड़ा ट्री है, एक ग्रास है। अच्छा सुने, एक बर्ड है, इंसेक्ट खाता है, एक लिजर्ड है, एक फ्रॉग है, एक लिजर्ड है, एक फ्रॉग है। लिजर्ड और फ्रॉग में लिजर्ड इंसेक्ट को जल्दी पकड़ेगी, फ्रॉग कम। तो लिजर्ड और फ्रॉग के बीच ज्यादा फूड लिजर्ड ले रही है, तो इन दोनों के बीच कंपटीशन कौन हो गया, किसका ज्यादा हो गया? कौन सा कंपटीशन हो गया? सॉरी, इंटर, लिजर्ड डोमिनेंट होगी, ठीक है। अच्छा एक और बात, डार्विन के अकॉर्डिंग जो नेक बड़ी थी जिराफ की, वो कैसे बड़ी थी अब बताएं। अब तो सवाल देने के लायक हो गए हम। अब जवाब ये है, सुने, जवाब ये है कि एक होंगे छोटे नेक वाले जिराफ, एक होंगे बड़ी नेक वाले जिराफ। जब फ्लड आई होगी तो छोटे वाले मर गए होंगे, वो नस्ल ही खत्म, बच गए होंगे कौन से? बड़े नेक वाले, क्योंकि वो पहुंच गए होंगे। तो जब छोटे नेक वाले गए मर, बाकी बचे बड़ी नेक वाले, तो बड़ी नेक वालों को क्या किया नेचर ने? सिलेक्ट। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, लामार्क की बात गलत है। इसमें चेंज आई, नेक बढ़ी गई। नेक कैसे बढ़ी है? एनवायरमेंट से एक्वायर किया है, या इसके पीछे म्यूटेशन चेंज का भी रोल है, जीन का पीछे रोल है? तो वो भी नेचुरल सिलेक्शन, सांप वाली भी ऐसी होगी। तो सांप दो टाइप के होंगे, जिनमें जो जेनेटिक चेंज आई होगी वो अक्वायर कर गए होंगे, वो रह गए होंगे, जिनमें नहीं आई होगी वो खत्म हो गए होंगे, उनकी वैरायटी वो कम्पीट नहीं कर पाए होंगे। आज के लिए काफी है भाई, टाइम हो गया है घर जाने का, घर भी पहुंचना है, पन्नो आबिल जाना है अभी मीरपुर से। तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू, गुड बाय।